गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र प्रसाद यादव केडी क्लासेस में आज हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जैविक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम आप लोग यह जानेंगे जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं। जैविक प्रक्रिया किसे कहते हैं? इस जैविक प्रक्रिया को हम आप लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। लाइफ प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाएं। तो जैविक प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जीवधारियों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम आप जैविक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक प्रक्रिया। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि जीवधारियों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को जैव प्रक्रिया कहते हैं। अब जीवधारियों के शरीर में निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, जैसे आप बता सकते हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाओं को हम आप लोग जैविक प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है जीवधारियों में निरंतर चलती रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, आप बता सकते हैं भोजन, जल और वायु। मतलब जीवधारियों को अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन, जल और वायु की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों चीजें जीवधारियों को न मिले तो जीवधारियों का जो जीवन है वह संभव नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे इस जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं आती हैं। एक आप बता सकते हैं उपचयी क्रियाएं। क्या बता सकते हैं? उपचयी क्रियाएं। दूसरा आप बता सकते हैं अपचयी क्रियाएं। क्या बताएंगे? अपचयी क्रियाएं। जो उपचयी क्रियाएं होती हैं इनको हम आप लोग एनाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन जो अपचयी क्रियाएं होती हैं इसे हम आप लोग कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शन। तो देखिए बेटा, अब आप इसमें यह जानेंगे कि जो उपचयी क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रिया? उपचयी क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसे हम आप लोग उपचयी क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयी क्रियाएं। एक बार और आप सुन लीजिए। उपचयी का मतलब आप पूछते हैं एनाबोलिज्म। और इस एनाबोलिज्म के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिनमें सरल
कार्बनिक पदार्थों का परिवर्तन जटिल कार्बनिक पदार्थों में होता है, उसे हम आप लोग उपचयी क्रियाएं कहते हैं। और इस उपचयी क्रिया को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनाबोलिज रिएक्शन। क्या कहेंगे? एनाबोलिज रिएक्शन। अब इस एनाबोलिज रिएक्शन का जो एग्जाम्पल्स होगा आप बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण को आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे इसको? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स आप बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे, कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। ये आपको जो है पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो आपको बताया गया होगा इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो कहने का मतलब यह है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या हरे पौधे होते हैं, वे अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को भी छोड़ते हैं। तो वह जो ऑक्सीजन गैस होती है जीवधारियों के लिए क्या होती है? अत्यंत आवश्यक होती है। अगर जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिले तो जीवधारियों का जीवन जीना संभव नहीं। इसलिए हम आप लोग ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राणवायु के नाम से जानते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की जो डिफिनीशन होगी आपको बताया गया होगा। ठीक, इसकी जो डिफिनीशन होगी ये बताया गया होगा इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं। और आप देखेंगे कि यह जो प्रकाश संश्लेषण है इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जमीन से क्या लेते हैं? जल लेते हैं। क्या लेते हैं? जल लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप यहां लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? C6H12O6 जिसे हम आप लोग स्टार्च कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को भी वायुमंडल में क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। और कुछ जल वाष्प भी क्या होता है? बनता है। इस प्रकार आप जो है समीकरण को जो संतुलित करेंगे तो जो 6 यहाँ पर CO2 है आप इसको लिखते हैं 6CO2। तो यह रहा आपका प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल। क्या रहा? प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं इस प्रकाश संश्लेषण के एग्जाम्पल्स में हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो इसको हम आप स्टार्च भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। स्टार्च भी कह सकते हैं और ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ये किसका सूत्र हो गया होगा? ग्लूकोज का सूत्र हो गया। और यह क्या मिल रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया? जल। क्या हो गया? जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है? जल है। इस प्रकार ये आपका जो है
एनसीईआरटी फोल्डर में आप देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम होता है उनमें यह क्वेश्चन जो है पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण है। अगर यह रिएक्शन आपको लिखा हुआ मिले 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल इक्वल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, अगर यह आपको लिखा हुआ मिले तो यह आप जो है इस पर टिक कर सकते हैं और यही आपका क्या है बेटा सही आंसर, सही आंसर हुआ। अब आप देखेंगे इसी रिएक्शन में आप देखेंगे आपको अलग अलग तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पर आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलता है। आप देख सकते हैं जैसे 6CO2 + 6H2O, आप यहां लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल बराबर आप लिख सकते हैं C6H12O6 + 6O2। कहीं कहीं पर आपको यह भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए आप जो है एग्जाम्पल ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो, लेकिन सबसे सटीक एग्जाम्पल आपका यह और सही एग्जाम्पल यही लगता है। तो ये आप जो है पढ़ रहे थे उपचयी क्रिया का उदाहरण आपको बताया गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की डिफिनीशन आप हिंदी में एक बार समझिए। सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से जल लेते हैं तो भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम आप लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं सब में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसमें भोजन का संग्रह जो होता है स्टार्च के रूप में होता है। भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो यह बेटा आप जो है बता सकते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल और उसकी डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है इस जैविक प्रक्रिया में पढ़ेंगे अपचयी क्रियाएं। क्या पढ़ेंगे, अपचयी क्रियाएं। देखिए जो अपचयी क्रियाएं होती हैं इसे आप कैटाबोलिज्म रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म रिएक्शन। जो कैटाबोलिज्म रिएक्शन होता है इस रिएक्शन के अंतर्गत आप देखेंगे कि जितने भी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का विखंडन जब सरल कार्बनिक पदार्थों में हो जाता है तो उसे हम आप लोग जो है अपचयी क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं। तो कहने का मतलब वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडन होता है उसे हम आप लोग अपचयी क्रियाएं कहते हैं। अर्थात आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। और इस कैटाबोलिक का जो एग्जाम्पल्स होगा आप देख सकते हो, जैसे बेटा रिस्पायरेशन और डाइजेशन। रिस्पायरेशन और डाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं श्वसन और आप लिख सकते हैं इसको पाचन। श्वसन और पाचन आप लिख सकते हैं। श्वसन और पाचन आप जो है बता सकते हैं अपचयी क्रियाओं का उदाहरण। ये आप जो है बेटा इस टॉपिक में जो है जो इंट्रोडक्शन था आपको यहाँ पर बता दिया गया। सबसे पहले जो है जैविक प्रक्रिया आप बताएंगे कि जीवधारियों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को जैविक
प्रक्रिया या जैव प्रक्रिया कहते हैं। इस जैव प्रक्रिया को जो है दो भागों में बांटा गया, बताया गया आपको इसके पहले, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। जो उपचयी क्रियाएं होती हैं इसको आप एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, जो अपचयी क्रियाएं होती हैं इनको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जो कैटाबॉलिक होता है इसका एग्जाम्पल आपको श्वसन और पाचन दिया गया, और जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, अर्थात आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस की भी डिफिनेशन आपको बताया गया और एग्जाम्पल्स भी आपको दिया गया। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो श्वसन है और पाचन है, आप यह टॉपिक जो है इस जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत या जैव प्रक्रिया के अंतर्गत आप जो है पढ़ेंगे। आपको पढ़ाया जाएगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये जितने भी तंत्र होते हैं सब के बारे में हम आप लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इस टॉपिक में जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत आप पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा क्या है, पोषण। क्या पढ़ेंगे, पोषण। इस पोषण को आप इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, न्यूट्रिशन। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे पोषण को पढ़ने से पहले हम आप लोग पढ़ेंगे भोजन क्या होता है। भोजन क्या होता है, भोजन। इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड। क्या कहते हैं इसको, फूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फूड। वे पदार्थ जिनसे जीवों को ऊर्जा मिलती है, वे पदार्थ जिनसे जीवों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसे हम आपको क्या कहते हैं बेटा, भोजन कह सकते हैं। उसे क्या सकते हैं, भोजन कहते हैं। और जो भोजन आप देखेंगे आगे आपको बताया जाएगा, भोजन के दो अवयव होते हैं। भोजन के कितने अवयव होते हैं, दो। एक आप बता सकते हैं कार्बनिक अवयव। क्या बता सकते हैं, कार्बनिक अवयव। और एक आप बता सकते हैं अकार्बनिक अवयव। कार्बनिक अवयव और अकार्बनिक अवयव। जो कार्बनिक अवयव होता है इसको हम आप लोग ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जो अकार्बनिक अवयव होता है इसको आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसको इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। देखिए जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आता है, विटामिन आता है। और इस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंतर्गत आप देखेंगे क्या आता है, वाटर, जिसको आप कह सकते हैं जल, और मिनरल, खनिज। इसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो देखिए बेटा जैविक प्रक्रिया जिसे हम आप लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यह आपका था पार्ट फर्स्ट। और ये पार्ट फर्स्ट आपको जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल अगली वीडियो में हम आपसे जो है इसी टाइम मिलेंगे। और यह वीडियो आप जो है अवश्य देखिएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा।
धन्यवाद बच्चों।